Good morning, all of you. Today we will discuss China's system, specifically its executive. When we talk about People's Republic of China, it is known as Republic of China, and when we go through the system, we will find very different type of system working there. जब हम चीन के विषय में पढ़ते हैं तो ऐसे तो आधिकारिक रूप से उसे जनवादी चीन का नाम दिया गया है, लेकिन अगर हम उसको गहराई से देखें तो उसमें कई तरह की सिस्टम्स को एक साथ लेकर उसमें वर्क किया जाता है। एक जनरल इंट्रोडक्शन के तहत हम समझ सकते हैं कि बीजिंग उसका कैपिटल है, राजधानी है, और उसको 1 अक्टूबर 1949 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और जो सरकार का स्वरूप है वहाँ पे गणतंत्र का है, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष, रिपब्लिक है, यानी राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। वो हेरिडिटरी हेड नहीं होता है जैसे कि ब्रिटेन में है, ऐसी सिस्टम वहाँ नहीं है। अब जो वहाँ पे स्टेट का सिस्टम है वो यूनिटरी स्टेट है, यानी वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र का ही पूरा कंट्रोल वहाँ के पूरे सिस्टम पर बना हुआ है। टाइप ऑफ लेजिस्लेचर में देखेंगे तो वहाँ नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो आपका राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो वहाँ की केंद्रीय कार्यपालिका की भूमिका का निर्वहन करती है। और उसके जो संविधान का निर्माण हुआ है वो 4 दिसंबर 1982 में उसके संविधान का निर्माण हुआ था। चाइना की जो व्यवस्था है वो एकात्मक राज्य की व्यवस्था है, और अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो दैट इज़ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन इज़ ऑफ लीगल सिस्टम इज़ ऑल्सो, क्योंकि हांगकांग और मकाओ का अगर सिस्टम देखें कि वो लोग अपना इंडिपेंडेंस को भी इंजॉय करते हैं और चाइना का वो पार्ट भी है। इस तरह के सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया। यानी हांगकांग और मकाओ का क्या है कि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम की तरह भी वो काम किए हैं। और सिंस रिटर्निंग टू चाइना इन 97 और 1999, जब वो 97 और 1999 में जब तक इसके फिर पार्ट नहीं बन गए, जो वहाँ पे पावर का डिवीज़न हुआ है वो नेशनल और लोकल गवर्नमेंट के बीच इस तरह से किया गया है ताकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको उसके सिद्धांत को कोई नुकसान ना पहुँचे। सिमिलरली वहाँ का जो एक्टिविज़म है, वहाँ के लोगों की जो सक्रियता है, और ख़ासकर लोकल साइड के गवर्नमेंट की, वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में कोशिश की जाती है कि उनका प्रॉपरली इंडोक्ट्रिनेशन किया जाए वहाँ के मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ, जिससे कि यूनिफाइड सिस्टम में वो वर्क कर सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें तो 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया था और कई बार इसमें संशोधन भी हुए हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस में भी कई बार चेंजेस हुआ, जबकि ओपन डोर पॉलिसी इनिशिएट किया गया देंग जियोपांग के द्वारा। उसके बाद भी 1979 में भी कई बार वहाँ पे परिवर्तन हुए। और ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें तो ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी, और वहाँ डेमोक्रेसी का मुद्दा, क्योंकि ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में भी समझेंगे कि कैसे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र वर्चस्व बना हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के पूरे सिस्टम पर। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करें तो 2004 में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें कि सिविल राइट्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सोशलिस्टिक लीगल जो उनका फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत ऐड किया गया। अब हम स्पेसिफिकली अपने टॉपिक एग्जीक्यूटिव पर अगर आए तो जो प्रेसिडेंसी है ये पार्ट है आपके सुप्रीम स्टेट पावर का, और ये जो है एक एक्ट तो करती है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल पीपल कांग्रेस की वो उसी के साथ मिलकर काम करती है। यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के साथ मिलकर वहाँ का प्रेसिडेंट काम करता है एज द हेड ऑफ द स्टेट। और जो मैक्सिमम काम है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सारा बेसिकली जो फॉर्मल काम होते हैं, जो सेरिमोनियल वर्क होते हैं, वो इनके द्वारा निभाए जाते हैं। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसको कि हम राष्ट्रीय जो कार्यपालिका है, जिसको राज्य परिषद भी कहता है, उसका जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को बेसिकली अकाउंटेबल बनाए रखा है। यहाँ पर हमें अपने यहाँ के देश का सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पे राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी है, और उसकी स्पेसिफिकली उसके स्टैंडिंग कमेटी के प्रति जो स्थायी समिति, क्योंकि जब एनपीसी के सत्र नहीं चलते हैं तब जो वो स्थायी समिति है वही वास्तव में उनके कार्यों की देखरेख करती है। और इस तरह से जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है, इनका जो चुनाव है
जो एनपीसी के कांग्रेस के प्रतिनिधि है, ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा ही उनका चुनाव होता है और किसी भी जो अधिकारी है उसको डायरेक्टली कभी भी लोगों द्वारा नहीं चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे फिर से एक इम्पैक्ट जो है पार्टी का देखने को मिलता है। सिमिलरली जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे नेशनल पीपल कांग्रेस है, स्टैंडिंग कमेटी है, प्रेसिडेंट है, आपकी स्टेट काउंसिल है, मिनिस्टर्स है, कमीशंस है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशंस है, जुडिशियल ऑर्गन्स है जैसे कि सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट, ये सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन ये सारे जो संवैधानिक निकाय हैं ये कहीं ना कहीं साम्यवादी दल के प्रभाव में रहकर ही काम करते हैं। और यहाँ जो प्रेसिडेंट का रोल है, वहाँ प्रेसिडेंट किस तरह की भूमिका का निर्वहन करता है? प्रेसिडेंट राज्य प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करते हैं और साथ ही अपने देश का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर करते हैं। और उसी तरह से जो संविधान के अनुसार जो जनता है उनको मतदान का अधिकार प्राप्त है, वे चुनाव में खड़े हो सकते हैं और अगर वो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं तो वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होने का भी उनको राइट है। ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 स्पेसिफाई किया गया है। इसी तरह से वहाँ के सिस्टम में हम देख सकते हैं कि जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उनके द्वारा ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है और उनके ऑफिस का जो टर्म है उतना ही है जितना कि कांग्रेस एनपीसी का है, जो कि 5 साल का है और वो 2 जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है लगातार उनके कार्यकाल हो सकते हैं, उससे अधिक वो सर्व नहीं कर सकते हैं। अभी हाल के वर्षों में अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अभिसमय निर्मित हुए हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी जो सामान्य सचिव है वो प्रमुख होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और जनरली होता क्या, हैज़ बीन द स्टेट प्रेसिडेंट, वो जनरली देखेंगे तो उन्हीं को राज्य के राष्ट्रपति पद का भी दर्जा प्राप्त होता है। और जो राज्य परिषद है वो एक तरह से केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभाता है और वो मुख्य कार्यकारी निकाय की तरह काम करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, उसका एनपीसी। तो एनपीसी का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो आपका स्टेट काउंसिल है, यानी वहाँ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका मूल मंत्र है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उस चीज़ को यहाँ पर फुलफिल करने की कोशिश की गई है। और जो स्टेट काउंसिल है वो पूरे राज्य प्रशासन का सबसे उच्च अंग होता है। और काउंसिल में हम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उनको प्रीमियर, प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर वर्ड भी यूज़ किया जाता है। स्टेट काउंसिलर्स उसमें होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो इंचार्जेस में होते हैं, कुछ कमिश्नरों के अध्यक्ष होते हैं, ऑडिटर जनरल और सेक्रेटरी जनरल। इन सब से मिलकर आपके राज्य परिषद के संगठन का निर्माण किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर का जो नामांकन है वो राज्य के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जनरली उनका जो अपॉइंटमेंट है वो औपचारिक रूप से एनपीसी करती है। और बाकी जितने मेंबर्स हैं राज्य परिषद के, उनको भी उनका नामांकन जो है वो प्रधानमंत्री करता है और फॉर्मली उनका अपॉइंटमेंट करता है। जो राज्य परिषद है उसके जो सदस्य होते हैं वो 5 ईयर का टर्म पूरा करते हैं, क्योंकि एनपीसी का भी वही टाइमिंग है। और प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य के परिषद के सदस्य, वो उनको राइट दिया गया है कि वो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म तक अपना काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी तरह से देख रेख करे कि राज्य परिषद प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन का, होल एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रियों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि सारे मंत्रालय, सारे आयोग जो उनके अंडर है, जिनका चार्ज उन्हें दिया गया है अन्य अलग मंत्रालयों का, विभागों का, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। और राज्य परिषद एक तरह से उनके पास काफ़ी व्यापक शक्तियां हैं। जो ये स्टेट काउंसिल है ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, वो प्रशासनिक कुछ मापदंड भी अपना सकता है कि कैसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सिचुएशन आई है तो क्या करना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो, कुछ बजट से रिलेटेड इशू हो, फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टेट काउंसिल को कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, जितने भी प्रशासनिक नियम हैं, कानून है, नियमन है, उन सबको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करती है। और कहीं भी लोकल
which may not be breached by any local people कांग्रेस और लोकल एग्जीक्यूटिव। यानी राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य जन कांग्रेस और स्थानीय जो कार्यपालिका है जो कि एक यूनिट्स की तरह काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कभी भी केंद्र स्तर के लागू किए गए नियमों का उल्लंघन ना करे, इसकी देखरेख का काम भी स्टेट काउंसिल करती है। और अगर हम इसको सम अप करें वहाँ के एग्जीक्यूटिव सिस्टम को, तो पाएंगे कि 1949 से जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रही है गवर्नमेंट में। और कहीं ना कहीं जो तथाकथित कल्चरल रिवोल्यूशन है जो कि 1966 से 69 के पीरियड में था, उस समय पीपल्स कांग्रेस सिस्टम और जुडिशियरी को भी एक तरह से उसने साइड में रख दिया था। यानी वहाँ पर जो पार्टी का जो वर्चस्व है वो हमें पूरे एग्जीक्यूटिव में भी देखने को मिलता है। और इस सिस्टम को कोशिश किया जा रहा है कि और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इसलिए धीरे धीरे जो ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है वो पार्लियामेंट और जुडिशरी की बढ़ रही है। और द स्टेट काउंसिल एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो है पहले से थोड़ा प्रोमिनेंट हो रही है, लेकिन एक ह्यूज पावर जो है हम देख सकते हैं कि अभी भी उनके हाथों में है, यानी एग्जीक्यूटिव कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में है। और वहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम वर्क नहीं करता। इस तरह से वहाँ का सिस्टम एक अलग तरह के फॉर्मेट में वर्क करता है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो इस तरह से वर्किंग मैकेनिज़्म अपनाई है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मिलके कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशन में कार्य करती है और उसी के बेसिस पर वहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने का काम करती है। और यहाँ पर उस तरह से बाकी पार्टीज़ को फ्लरिश होने का मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए जो हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें यहाँ नहीं मिलते हैं। थैंक यू। लास्ट में थैंक यू क्यों बोला जाता है?